कंप्यूटर फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के वर्गीकरण की। और पिछली क्लास में हमने देखा कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, है ना, कैसे उसने एक बहुत बड़े रूम या कमरे से लेकर के एक टेबल तक का सफ़र कैसे तय किया, किस वैज्ञानिक का किस ईयर में क्या योगदान रहा। और आज हम उन सभी कंप्यूटर्स के विकास में उपयोग की गई टेक्नोलॉजी पर चर्चा करेंगे। उन टेक्नोलॉजीज़ को उनके हार्डवेयर या उनमें यूज़ किए जाने वाले हार्डवेयर के आधार पर इनको 5 पीढ़ियों में बांट दिया गया है, 5 जनरेशन्स में बांट दिया गया है। और आज हम लास्ट में, मतलब ये जो 5 जनरेशन हैं, इनको पढ़ लेने के बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसे कंप्यूटर्स की जो भविष्य में आने वाले या फिर आ चुके हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर की किस जनरेशन में किस हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है और उस जनरेशन का टाइम पीरियड क्या रहा। ठीक है, ये देखिए। और ये जो क्लास है ये हमारी पिछले चैप्टर से ही रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 2 है। वहाँ हमने उसका एक पॉइंट देखा था जो था हमारा एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ये है दूसरा पॉइंट जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब हार्डवेयर के आधार पर हम इनके जनरेशन्स को बांटेंगे और टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है, चलिए देख, इन सभी जनरेशन्स को आपको ध्यान से देखना है, समझना है किस जनरेशन का कब क्या टाइम पीरियड रहा है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, क्या उनका स्ट्रक्चर था, सारा कुछ आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि आगे चल के जो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो इन सभी पर डिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपकी हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्लियर, चलिए देखते हैं। पहली जनरेशन है, इसका टाइम पीरियड 1942 से 1955 के बीच माना गया है ना। और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में निर्वात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, जिसे वाल्व भी कहा जाता था। और ये दिखने में देखिए कुछ इस प्रकार से थे, ये आपको इमेजेस दिख रहे हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर मशीनी भाषा तथा लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तैयार किए गए, है ना, जिनमें थी असेंबली लैंग्वेज और मशीनी लैंग्वेज। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है डेटा तथा सॉफ्टवेयर के स्टोरेज के लिए पंच कार्ड तथा पेपर टैप का प्रयोग किया गया। ये देखिए, ये पंच कार्ड है और ये पेपर टैप है। ठीक है ना, ये पेपर टैप कहलाता है। ये पंच कार्ड देखिए, ये दोनों ही कागज़ के बने हुआ करते थे। ये कागज़ का ही एक कार्ड हुआ करता था जिसके ऊपर नंबर्स के अकॉर्डिंग और इन छोटे छोटे डॉट के माध्यम से कोडिंग की जाती थी, है ना। कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी उस टाइम रही होगी कि उन्होंने कागज़ के ऊपर भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया है और साथ में उसमें डेटा भी इनपुट करना शुरू कर दिया है, स्टोर करना शुरू कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कंप्यूटर का गणना समय, यानी कि जो इसकी प्रोसेसिंग पावर थी या प्रोसेसिंग टाइम था उसको मिली सेकेंड में मापा जाता था। मतलब 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻³ या फिर 1/1000 सेकेंड की बात ये कर रहा है, मतलब 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा। ठीक है, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सैन्य कार्यों में किया गया। इसका मतलब है कि ये आम जनता की पहुंच से बहुत दूर थे। ठीक है, और ये आकार में बड़े और अधिक ऊर्जा खपत करने वाले थे। इनकी भंडारण क्षमता कम थी तथा स्पीड स्लो थी, मंद थी ये, है ना। इनमें त्रुटि यानी कि एरर होने की संभावना भी अधिक रहती थी, अतः इनका संचालन एक खर्चीला काम था। ये देखिए, पूरा एक कमरे के अंदर समाया हुआ है कंप्यूटर, है ना। ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। आगे बढ़ते हैं। निर्वात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब द्वारा अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण इन्हें वातानुकूलित यानी कि एयर कंडीशन, बार बार एसी की ज़्यादा जरूरत पड़ती थी ठंडा रखने के लिए। ठीक है, एनिक, यूनिवैक तथा IBM मार्क 1 इनके उदाहरण थे। मतलब इस जनरेशन में इन 3 कंप्यूटर का विकास हुआ था, जिनमें एनिक था, यूनिवैक था और IBM मार्क 1 था। 1952 में डॉक्टर ग्रेस हॉफर द्वारा असेंबली भाषा के आविष्कार से प्रोग्राम लिखना कुछ आसान हो गए थे। मतलब प्रॉपर आसान तो नहीं हुए थे, क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेज होती है जो कठिन होती है और सिस्टम ही इसको समझ पाता है। तो इसका विकास किसने किया था? सन 1952 में डॉक्टर ग्रेस हॉफर ने किया था। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। आगे चलते हैं, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे। 1955 से 1964 के बीच में इसका समय माना जाता है। और ये देखिए, थोड़ा थोड़ा ये आकार लेना शुरू हुआ था, एक कमरे में तो है लेकिन व्यवस्थित तरीके से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। एक ट्रांजिस्टर 40 वैक्यूम ट्यूब के बराबर था। मतलब ये जो आप छोटा सा एक ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, ये उन 40 वैक्यूम ट्यूब्स के बराबर था, जो अपेक्षाकृत हल्का, छोटा और कम विद्युत खपत करने वाला था। ठीक है, कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय असेंबली भाषा यानी कि हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज में तैयार किए गए। असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए न्यूमेरिक कोड का प्रयोग किया गया, जो याद रखने में सरल होते थे, अतः असेंबली भाषा में सॉफ्टवेयर तैयार करना आसान होता था। ठीक है, ये एक प्रकार के कोड हुआ करते थे। आगे चलते हैं।
डेटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए मेमोरी के रूप में चुंबकीय भंडारण उपकरण यानी कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस जैसे कि मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक डिस्क है आदि का प्रयोग आरंभ हुआ, जिससे भंडारण क्षमता तथा कंप्यूटर की गति में वृद्धि हुई। ये देखिए मैग्नेटिक टेप, आपने इस प्रकार के टेप देखे होंगे, पहले ये गाने वगैरह बजाने या सुनने के लिए यूज़ किए जाते थे, और जो वीडियो कैमरा पहले आया करते थे उनमें इस प्रकार की डिवाइस ही डाली जाती थी। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क यहीं से हुए थे, जिप ड्राइव का उपयोग यहीं से शुरू हुआ था, स्टोरेज की बहुत समस्या होती थी उस टाइम। ठीक है, फिर है कंप्यूटर के प्रोसेस करने की गति तीव्र हुई, जिसे अब माइक्रो सेकेंड यानी कि म्यू एस में मापा जाता था। एक माइक्रो सेकेंड मतलब 10 की ऊपर -6 की पावर है, या फिर यूं कहें कि एक सेकंड का 10वां हिस्सा या फिर 10 लाखवां हिस्सा है। ठीक है, और इस जनरेशन के कंप्यूटर थे व्यवसाय तथा उद्योग में उपयोग किए जाने लगे थे, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ भी इसी जनरेशन में हुआ था। इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। और इस जनरेशन में किन कंप्यूटर का उपयोग किया गया था, मतलब विकास हुआ था, उसमें यूनिवैक था और PDP-8 यानी कि प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर, और IBM 1401 इसी पीढ़ी के उदाहरण है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं कि इस पीढ़ी में इन कंप्यूटर का विकास हुआ था। और सॉफ्टवेयर में कोबोल और फोर्टन जैसी उच्च स्तरीय भाषा का विकास IBM द्वारा किया गया। इससे प्रोग्राम लिखना बहुत आसान हो गया। देखिए ये शब्द आपको थोड़े से भ्रमित कर सकते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। एक्चुअली में लो लेवल लैंग्वेज जो होती हैं, जैसे असेंबली हमने देखा, असेंबली लेवल लैंग्वेज है, मशीनी लेवल लैंग्वेज है, ये बहुत कठिन होते हैं सीखने में और समझने में, इनको सिस्टम आसानी से समझ लेता है। जबकि हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिक कोड में लिखे जाते हैं, इंग्लिश में लिखे जाते हैं, तो ये अपने को समझना बहुत आसान होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज से यहाँ पर ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बहुत उच्च स्तरीय भाषा है जिसको समझना मुश्किल है, सीखना मुश्किल, बिल्कुल नहीं, इसको सीखना बहुत आसान है। लो लेवल लैंग्वेज को समझना और सीखना थोड़ा सा मुश्किल है, ये सिस्टम को समझने में आसान होता है। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार है 1947 में बेल लेबोरेटरी यानी कि एक प्रयोगशाला है वहाँ पर हुआ था। किसने किया था? जॉन बार्डन ने किया, विलियम शॉकले तथा वाल्टर ब्रिंटन ने किया था। ठीक है, अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर पदार्थ क्या था? सिलिकॉन था, जर्मेनियम, ये इनके बने होते थे तथा तीव्र स्विचिंग डिवाइस थे, मतलब बहुत तीव्र गति से डेटा ट्रांसफर करते थे, प्रोसेसिंग करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आ गए आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। इनका समय माना गया है 1964 से 1975 के बीच में। ये देखिए आज के जो आधुनिक कंप्यूटर हैं ये थोड़ा थोड़ा उनका रूप लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, दिखने में कुछ कुछ उसके जैसा दिख रहा है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं है। देखिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनमें ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि IC का उपयोग किया गया, जिसमें कंप्यूटर का छोटा आकार संभव हुआ, जैसा आपने अभी देखा है। इसमें SSI यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन तथा बाद में MSI मतलब मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ। ये दोनों इसी जनरेशन में बने हैं, आपको याद रखना है, जिसमें एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कि ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक यानी कि रेजिस्टर, संधारित्र यानी कि कैपेसिटर का निर्माण संभव हुआ है। मतलब ये तीनों कहाँ बने हैं? इसी जनरेशन में बने हैं और इसी जनरेशन में इनका उपयोग संभव हुआ है। और एक IC जिसमें जो है 10 से लेकर के 100 ट्रांजिस्टर तक होते हैं, मतलब इस एक IC के अंदर जो आप वो 3 टांग का ट्रांजिस्टर देखे हैं उसमें 100 के बराबर ये एक अकेला है, ऐसा समझ सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और इनको जो है आपने मदरबोर्ड वगैरह के ऊपर देखा होगा, जो सर्किट चिप होते हैं उनके ऊपर आपने देखा होगा ये लगे हुए होते हैं, कहीं ये स्क्वायर फॉर्म में होते हैं, कहीं ये आपके जो हैं आयताकार फॉर्म में होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है इनपुट तथा आउटपुट उपकरण के रूप में क्रमशः कीबोर्ड तथा माउस का मॉनिटर स्क्रीन का प्रयोग यहाँ पर संभव हुआ है। कीबोर्ड के प्रयोग से कंप्यूटर में डेटा तथा निर्देश डालना आसान हुआ है। अभी तक क्या कर रहे थे? पंच कार्ड का यूज़ कर रहे थे, पेपर टैब का यूज़ कर रहे थे, तो डेटा को इनपुट करने में दिक्कत होती थी, है ना, समय लगता था, प्रोसेसिंग में समय लगता था, सारी चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, आपने कीबोर्ड का यूज़ शुरू कर दिया है, मॉनिटर स्क्रीन का यूज़ शुरू कर दिया है, जिससे चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। याद रखना है तीसरी जनरेशन में ही कीबोर्ड और मॉनिटर स्क्रीन का प्रयोग आरंभ हुआ है। मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क के भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई, ये देखिए, है ना। इसके बाद सेमीकंडक्टर भंडारण उपकरण यानी कि सेमीकंडक्टर स्टोरेज डिवाइसेस का विकास पीसी जनरेशन में हुआ, जैसे कि रैम, ये देखिए आपके सामने है। इसके कारण जो है कंप्यूटर की गति में वृद्धि हुई, मतलब कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, बढ़ गया। क्लियर, ये आपने देखा, ये मदरबोर्ड के ऊपर लगे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है कंप्यूटर का जो गणना समय यानी कि प्रोसेसिंग टाइम है वो किस में आ गया? नैनो सेकंड में आ गया। इसे कंप्यूटर के कार्य क्षमता में तेजी आई। 1 नैनो सेकंड बराबर कितना है? 10 के ऊपर -9 सेकंड।
प्रति सेकंड की पावर, है ना, ये आपको याद रखना है। कंप्यूटर का व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत उपयोग आरंभ हुआ, मतलब कंप्यूटर जो हैं आम जनता की पहुंच में तीसरी जनरेशन में पहुंचे हैं, जिनका वो व्यावसायिक और व्यक्तिगत रूप से उपयोग कर पाए हैं। उच्च स्तरीय भाषा जैसे कि PL1, पास्कल, बेसिक का विकास भी इसी जनरेशन में हुआ था। दिखने में उच्च स्तरीय भाषा है लेकिन सीखने में ये बहुत आसान थे। न्यूमेरिक कोड और इनमें इंग्लिश के वर्ड्स का यूज़ किया जाता था। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भी इसी जनरेशन में हुआ है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री प्रारंभ हुई, इससे उपयोगकर्ता आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर ले सकते थे। कहने का मतलब है कि पहले जो सिस्टम आया करते थे उनमें एक ही प्रकार का हार्डवेयर, एक ही प्रकार का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता था, है ना, जो कि हर यूज़र के लिए ठीक नहीं था। अब यूज़र अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का चयन कर सकते थे और सिस्टम को यूज़ कर सकते थे। और IBM द्वारा IBM 360 मिनी कंप्यूटर का जो विकास है इसी जनरेशन में हुआ है। और 1965 में DEC यानी कि डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर PDP-11 का विकास भी इसी जनरेशन में हुआ है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास 1958 में जैक किलीबी तथा रॉबर्ट नोई द्वारा किया गया था। सिलिकॉन की सतह पर बने इस टेक्नोलॉजी को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम दिया गया। ये चिप अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर पदार्थ जैसे कि सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, है ना, के बने होते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका समय 1975 से 1989 के बीच माना गया है। ठीक है, ये देखिए, दिखने में अब ये आकार लगभग ले चुका है। माउस आपको दिख रहा है, कीबोर्ड आपको दिख रहा है, मॉनिटर स्क्रीन आपको दिख रहा है। आगे चलते हैं। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि IC की जगह माइक्रो प्रोसेसर ने ले ली। इनको आप जानते होंगे, ये आपने देखे होंगे, ठीक है, जो मदरबोर्ड के ऊपर लगे होते हैं। LIC यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि हुई। ये टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई थी। बहुत तीव्र गति अब इनकी हो चुकी है। माइक्रो प्रोसेसर IC का सबसे जटिल प्रकार है जो प्रति सेकंड अरबों ऑपरेशन करने की क्षमता रखता है। एक कंप्यूटिंग डिवाइस में एक माइक्रो प्रोसेसर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU होता है, जो एक कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि GPU को चलाता है। मतलब कहने का है ये हर प्रकार की प्रोसेसिंग को संभालता है और बहुत तेज गति से उस पर प्रोसेस करता है और डेटा को आगे बढ़ाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर का जो गणना समय है अब नैनो सेकंड से पिको सेकंड में आ चुका था, जिसको PS के नाम से जाना जाता है ना। एक पिको सेकंड बराबर क्या है, 10 की ऊपर -12 की घात। बहुत ही छोटा हिस्सा है एक सेकंड का, समझ रहे हो आप। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल से अत्यंत छोटा और हाथ में लेकर चलाने योग्य कंप्यूटर का विकास संभव हुआ। ये बात कर रहा है लैपटॉप की, टैबलेट वगैरह की। ठीक है, ये चौथी जनरेशन में बनना शुरू हो चुके थे, लगभग आ गए थे, है ना। आम जनता से थोड़ा सा दूर थे लेकिन ये बनना शुरू हो गए थे। मल्टीटास्किंग के कारण कंप्यूटर का प्रयोग एक साथ कई कार्यों को संपन्न करने में किया जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर का विकास M.E. हॉफ ने 1971 में किया था। ये आपको ध्यान रखना भैया, माइक्रो प्रोसेसर के जो पिता हैं या जनक हैं M.E. हॉफ हैं, 1971 में उन्होंने बनाया था। ठीक है, इससे व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी कि पर्सनल कंप्यूटर का विकास आरंभ हुआ। जो आप लोग सिस्टम यूज़ करते हैं नॉर्मली घर में, ऑफिस वगैरह में, वो पर्सनल कंप्यूटर ही होते हैं, उन्हें शॉर्ट में PC कहा जाता है। ठीक है, चुंबकीय डिस्क और टेप का स्थान सेमीकंडक्टर मेमोरी ने ले लिया। रैम की क्षमता में वृद्धि से कार्य अत्यंत तीव्र हो गए। उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे कि लेन वेन का विकास इसी जनरेशन में हुआ है। कौन सी में, चौथी जनरेशन में हुआ है। समांतर कंप्यूटिंग यानी कि पैरेलल कंप्यूटिंग तथा मल्टीमीडिया का जो प्रचलन है इसी जनरेशन में प्रारंभ हुआ है। 1981 में IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इस फुल फॉर्म को याद रखिएगा, कंपनी ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया जिसे PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। ठीक है, और इसी जनरेशन में जो है एप्पल कंपनी ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया जिसे एप्पल PC कहा गया। ठीक है ना, एप्पल ने भी इसी जनरेशन के अंदर ही अपने सारे के सारे जो PC थे वो उतारना शुरू किए थे। और सॉफ्टवेयर में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि GUI के विकास ने कंप्यूटर के उपयोग को सरल बना दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। GUI मतलब क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मतलब आपको काम करने के लिए ग्राफिक्स दिए गए, जैसे कि बटन दे दिए गए हैं, मेन्यू बार दे दिए गए हैं, टैब दे दिए गए हैं, है ना। इनको ग्राफिक कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जो अगर किसी को कंप्यूटर का नॉलेज बिल्कुल भी ना हो तो भी वो देख देख के थोड़ा बहुत सीख ले। जैसे कि आजकल के जो मोबाइल आ रहे हैं, एंड्रॉयड वगैरह हैं, उनमें आइकन बने होते हैं, है ना। जैसे कि सॉफ्टवेयर अगर यूज़ कर रहे हैं
तो सॉफ्टवेयर आइकन है, एप्लीकेशन आइकन है, उनको देख देख के पढ़ पढ़ के वो काम कर लेते, तो उसको GUI कहा जाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में MS DOS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डॉस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ तथा एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ, मतलब इनको इंस्टॉल करना भी इसी जनरेशन में पॉसिबल हो पाया था। इसके बाद उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में C भाषा का विकास हुआ। इसमें प्रोग्रामिंग सरल थी, मतलब इसका भाषा का यहाँ पर विकास हुआ था इसी जनरेशन में, तो प्रोग्रामिंग करना आसान था, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप करना बहुत आसान था। हाई लेवल लैंग्वेज का मानकीकरण यानी कि इसको क्या किया गया है, स्टैंडर्डाइज किया गया है ना, ताकि किसी प्रोग्राम को सभी कंप्यूटर पर चलाया जा सके। मतलब पहले क्या थे, प्रोग्राम पोर्टेबल नहीं हुआ करते थे, मतलब जिस सिस्टम में उन प्रोग्राम्स को बनाया गया है, उनको कोड किया गया है, वो उसी में काम करते थे। लेकिन HLL के कारण जब इसका मानकीकरण किया गया तो एक प्रोग्राम को पोर्टेबल बना दिया गया, मतलब उस प्रोग्राम को किसी दूसरे प्रोग्राम में या फिर किसी दूसरे सिस्टम में भी चलाना पॉसिबल हो पाया था। ये भी इसी जनरेशन में हुआ है। अगला देखिएगा, 2 पॉइंट है इंपॉर्टेंट टाइप के हैं। मूर के नियम यानी कि मूर्स लॉ के अनुसार प्रत्येक 18 माह में चिप के उपकरणों की संख्या दुगनी हो जाएगी। बिल्कुल हो गई है, हो रहा है ऐसा। उसके बाद ULSI में एक चिप पर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका समय माना गया है 1989 से अब तक, मतलब अभी के जो सारे के सारे कंप्यूटर आ रहे हैं उनको एक प्रकार से 5th जनरेशन में ही रखा गया है, टेक्नोलॉजी के आधार पर, हार्डवेयर के आधार पर। ये देखिए अभी के जो सिस्टम हैं, लैपटॉप हैं, डेस्कटॉप हैं, है ना, और इनबिल्ट CPU वाले सिस्टम है, ये सारे के सारे इसी जनरेशन में माने गए हैं। इसके बाद ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और SLSI मतलब सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से युक्त माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास हुआ। ये देखिए है प्रोसेसर, लेकिन एक्चुअली में माइक्रो प्रोसेसर चिप है, उससे भी छोटा है और उससे भी ज़्यादा कारगर है। इससे अत्यंत छोटे तथा हाथ में लेकर चलाने योग्य कंप्यूटरों का विकास हुआ, जिनकी गणना क्षमता अत्यंत तीव्र तथा अधिक है। बहुत ही तेज सिस्टम है, बहुत ही तेज प्रोसेसर है इनके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भंडारण यानी कि स्टोरेज के लिए ऑप्टिकल डिस्क जैसे कि CD, DVD, ब्लू-रे डिस्क है ना आदि का विकास हुआ, जिसकी भंडारण क्षमता अत्यंत उच्च थी। ये देखिए इस प्रकार के सारे डिवाइसेस का यूज़ किया गया है, जिससे स्टोरेज करना, डेटा को स्टोर करना काफ़ी आसान हो गया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दो प्रोसेसर्स को एक साथ जोड़कर तथा पैरेलल प्रोसेसिंग द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को अत्यंत तीव्र बनाया गया, है ना। 2 प्रोसेसर को जोड़कर, इससे मतलब ये है कि एक ही सिस्टम के अंदर 2 प्रोसेसर डाले गए हैं और एक काम को बांटकर उन दोनों प्रोसेसर से करवाया जा रहा है, मतलब इससे समय की बचत हो रही है और प्रोसेसिंग काफ़ी तेज हो गई है। इसको कहा जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग। क्लियर है, आगे चलते हैं। मल्टीमीडिया तथा एनिमेशन के कारण कंप्यूटर का शिक्षा तथा मनोरंजन आदि के लिए भरपूर उपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है। आजकल डिजिटल स्मार्ट क्लासेस हो गई हैं, जिनसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, सभी को प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाता है। मनोरंजन के क्षेत्र में आपने गेम देखे होंगे, PUBG वगैरह हैं, है ना, स्टारलाइट वगैरह, ये सारे के सारे गेम मल्टीमीडिया पर ही आधारित होते हैं और कंप्यूटर के थ्रू ही खेले जाते हैं। इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के विकास ने सूचनाओं के आदान प्रदान तथा एक दूसरे से संपर्क करने के तरीके को या उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन संभव बनाए हैं। बिल्कुल सही है, आदान प्रदान सूचनाओं का, है ना, कन्वर्सेशन, ये सारी चीज़ें आज के समय में बहुत आसान हो गई हैं। एक बटन दबाते हैं, एक देश से दूसरे देश में बात हो जाती है इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ, है ना। इस जनरेशन में इंटरनेट आदि का बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, उपयोग हो रहा है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा राजमार्ग यानी कि सूचना या फिर इंफॉर्मेशन हाईवे जिसको हम कह सकते हैं कि अवधारणा का विकास इसी जनरेशन में हुआ है। नए कंप्यूटर में कृत्रिम ज्ञान क्षमता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालने के प्रयास चल रहे हैं, ताकि कंप्यूटर परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं निर्णय ले सके, आवाज़ को पहचानने, स्पीच रिकॉग्निशन तथा रोबोट निर्माण यानी कि रोबोटिक्स में इनका प्रयोग किया जा सके। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या है, कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की प्रोसेस चल रही है ना। काफ़ी हद तक हो भी गया है, पॉसिबल भी हो गया है। ठीक है, इसके बाद अगला है मैग्नेटिक बबल मेमोरी। मैग्नेटिक बबल मेमोरी के प्रयोग से भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई है। मैग्नेटिक बबल मेमोरी क्या है, एक प्रकार की डिवाइस होती है, इसके अंदर मेमोरी को स्टोर किया जाता है, डेटा को स्टोर किया जाता है। नई तरह की टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग किया जाता है। अगला है पोर्टेबल PC और डेस्कटॉप PC
ने कंप्यूटर को जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र से जोड़ दिया है। मतलब आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। अब चाहे वो छोटे से शॉप हो या बड़ा सा शोरूम हो या फिर कोई भी फील्ड हो, हर जगह कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, जिसने सारी चीज़ों को आसान बना दिया है। अब एक चीज़ समझने लायक है, आलू के चिप्स के आकार के होने के कारण इंटीग्रेटेड सर्किट को चिप का नाम दिया गया। मतलब एक चिप्स के जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, चिप पड़ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, जिनमें हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि 5 जनरेशन के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिनमें अगली पीढ़ी के कंप्यूटर आते हैं, मतलब नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आते हैं, जिनमें सबसे पहला है नैनो कंप्यूटर। नैनो ट्यूब्स जिनका व्यास 1 नैनोमीटर यानी कि 1 × 10⁻⁹ मीटर तक हो सकता है के प्रयोग से अत्यंत छोटे व विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर के विकास की परिकल्पना की गई है। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी में पदार्थ की आणविक संरचना की ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है, जिससे सिस्टम पर कार्य करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, ये होती है नैनो टेक्नोलॉजी। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, 3D एनिमेशन वगैरह में देखा होगा, ये नैनो कंप्यूटर हैं जो फ्यूचर के कंप्यूटर माने जा रहे हैं। अगला है क्वांटम कंप्यूटर। विद्युत किरणों में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होती है। ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में तेजी से भ्रमण करते हैं, इस कारण इन्हें एक साथ 1 और 0 की स्थिति में गिना जा सकता है। इस क्षमता का इस्तेमाल कर मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने वाले छोटे और तीव्र गति वाले कंप्यूटर के विकास का प्रयास चल रहा है। इस प्रकार के कंप्यूटर में पदार्थ के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। सामान्य कंप्यूटर में मेमोरी को बिट में मापा जाता है, जबकि क्वांटम कंप्यूटर में इसे क्यूबिक यानी कि क्वांटम बिट में मापा जाता है। ये देखिए, बहुत ही एडवांस टाइप के कंप्यूटर हैं जो किस पर आधारित हैं, क्वांटम फील्ड पर आधारित हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरा है डीएनए कंप्यूटर। ये भी आपने सुना होगा। इसमें जैविक पदार्थ जैसे डीएनए तथा प्रोटीन का प्रयोग कर डेटा को संरक्षित व प्रोसेस किया जा सकता है। इसे बायो कंप्यूटर भी कहा जाता है। जो आजकल केस हो जाते हैं, आपने डीएनए टेस्ट वगैरह सुना होगा, आरएनए टेस्ट सुना होगा, है ना, प्रोटीन वगैरह जैसे बालों से पता चल जाता है, नाखून से पता चल जाता है, सारी चीज़ें स्ट्रक्चर वगैरह बन जाते हैं, वो इन्हीं कंप्यूटर से पॉसिबल हो पाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका केमिकल कंप्यूटर है। इसमें गणना के लिए पदार्थ के रासायनिक गुणों व सांद्रता का उपयोग किया जाता है। मतलब ये है कहने, जैसे पहले लेबोरेटरी में या फिर लैब में केमिकल्स को मिक्स करके कोई चीज़ बनाई जाती थी, ये आज के समय में पॉसिबल हो गया है कंप्यूटर के थ्रू। आप गणना करके चीज़ों को एक कंप्यूटर सिस्टम में जब उसको इनपुट कराते हैं, एंटर कराते हैं, तो उसका रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो प्रत्यक्ष रूप से लेबोरेटरी में ना जाके हम सिस्टम के ऊपर ये सारे काम कर सकते हैं। ऐसे सिस्टमों को क्या कहा जाता है, केमिकल कंप्यूटर कहा जाता है। क्लियर है? ये थे हमारे 5 या 6 प्रकार के जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिनको हमने देखा, सीखा, किस जनरेशन में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, क्या उनका समय रहा है, क्या उनका टाइम पीरियड रहा है, ये सारा कुछ हमने आज देख लिया है। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर 2, और चैप्टर 2 का भी पॉइंट 2 था ये, है ना, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को समझा है हार्डवेयर के आधार पर। ठीक है, इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। इनके सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपके लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।